हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम आपको वेरियस डेफिनेशंस के बारे में बता रहे थे। आपको सिस्टम के बारे में बताया, सराउंडिंग्स के बारे में बताया, सिस्टम की टाइप्स के बारे में बताया कि ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। फिर आपको कुछ प्रोसेसेस के बारे में बताया, कुछ डेफिनेशन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो आज हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक दो डेफिनेशंस हैं। एक है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत ही स्लोली किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में किया जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है इनफाइनेटेस्टिमली स्लोली, मतलब कि बहुत ही स्लो और लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में। और डायरेक्ट प्रोसेस जो है, जैसे आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाते हैं, आप उसको एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हो, लेकिन रिवर्स करते हुए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस आपने सीधा नहीं कह देना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है, जो जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। नॉर्मली बच्चों का ये कॉन्सेप्ट बना होता है, ये गलत है। आपने बताना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको रैपिडली किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में, स्लोली नहीं किया जाता। और अगर आप फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट में लेकर के जाना चाहते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो है एक्सटर्नल कंडीशन के साथ वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस का ऑपोजिट है। इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू तो एनर्जी की नहीं कैलकुलेट की जा सकती। मोर ओवर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं होती। हमें हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही रिक्वायर्ड होता है, जिसे डेल्टा ई या डेल्टा यू के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे जो डेल्टा है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ई के साथ भी लिखा होता है, यू के साथ भी लिखा होता है। तो डिपेंड्स फ्रॉम बुक टू बुक, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इंटरनल एनर्जी को अब आपने इंटरनल एनर्जी नहीं बोलना, आपने इसको इंटरनल एनर्जी चेंज बोलना है। तो अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इनिशियल स्टेट में U1 है और फाइनल स्टेट में U2 है, तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U के साथ लिखा जाता है, जो कि U2 माइनस U1 है, या UP माइनस UR है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट भी है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसे आपने इंटरनल एनर्जी की बजाय हमने सारे चैप्टर में इसको इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी UR के साथ रिप्रेजेंट की गई है, तो प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी को UP के साथ लिखेंगे, तो डेल्टा U जो है UP माइनस UR हो जाएगा। और डेल्टा U सिस्टम का चेंज हो जाएगा अगर सिस्टम जो है कोई हीट को रिलीज़ करता है या एब्जॉर्ब करता है। कोई काम सिस्टम के ऊपर होता है, मतलब आप कोई काम सिस्टम के ऊपर करते हो या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है। कोई मैटर सिस्टम के अंदर एंटर करता है,
लाइक आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें मैटर रिएक्टेंट्स को और एंटर कर देते हो, तो या कोई मैटर सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को रिएक्शन से बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो है वो बदल जाएगी। कल हमने स्टेट फंक्शन के बारे में बात की थी कि स्टेट फंक्शन एक ऐसी फिज़िकल थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, और ये इस बात पे नहीं डिपेंड करती कि आप इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाते हुए आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। तो इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करती है, पर इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड। ये इस मेथड से इंडिपेंडेंट है कि किस तरह से फाइनल स्टेट जो है वो अटेन की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 300 केल्विन टेम्परेचर पे है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर पे है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर की बजाय 500 केल्विन 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या 1000 केल्विन टेम्परेचर और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अचीव किया है। यानी कि आपने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 300 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो लिया है, उसकी इंटरनल एनर्जी हमेशा जो है वो क्या होती है, सेम होती है। चाहे आप इसको 500 केल्विन और 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अटेन करें, चाहे 1000 केल्विन टेम्परेचर और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अटेन करें। ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है जिसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, वाटर को इंसुलेटेड बीकर में ले लेना है, यानी कि उसके अंदर कोई मतलब कि वो हीट लूज़ नहीं कर सकता या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बाहर से। तो इसको हम इसकी इंटरनल एनर्जी को लेकिन फिर भी चेंज करना चाहते हैं इंसुलेटेड बीकर के अंदर ही। तो आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। उसके ऊपर आप मैकेनिकल काम कर सकते हैं, 1 किलो जूल ऑफ वर्क। तो उसके अंदर इंसुलेटेड बीकर के अंदर स्मॉल पैडल हैं जिनको हमने रोटेट करा और मैकेनिकल वर्क उसके ऊपर हुआ 1 किलो जूल का। तो एक इस तरीके से हम उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, या उसमें इमर्शन रॉड्स होती हैं और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं, और वंस अगेन जो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं वो 1 किलो जूल कर रहे हैं। तो आप चाहे मैकेनिकल वर्क करें चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क करें, हर केस में टेम्परेचर जो है वो T1 से, चाहे आप मैकेनिकल वर्क करें चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क करें, जो टेम्परेचर है T1 से T2 में चेंज हो जाता है। आपने उसके ऊपर काम किया, काम कैसे किया
ये मैटर नहीं करता, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई सिस्टम की। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई है और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए कौन सा रास्ता, कौन सा मैकेनिज़्म, कौन सा पाथ फॉलो किया, तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो चेंज आपने कैसे अटेन किया। तो ये हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं बाय डूइंग एडियाबेटिक वर्क ऑन इट। तो इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टी यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबेटिक। आगे हम यू के डेल्टा यू के चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साइन के बारे में बात करेंगे। डेल्टा यू जो है उसका साइन नेगेटिव होगा अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो वो तब हो सकता है अगर U1 की वैल्यू U2 से ज़्यादा होगी। सपोज़ ये 10 है, ये 20 है। 10 जूल माइनस 20 जूल इज इक्वल टू माइनस 10। तो इसका मतलब इफ़ U1 इज़ ग्रेटर देन U2, डेल्टा U का साइन नेगेटिव होगा, या UP माइनस UR प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा है, उस केस में डेल्टा यू नेगेटिव होगा और एनर्जी जो है सिस्टम रिलीज़ करता है, एंड वाइस वर्सा। डेल्टा यू पॉजिटिव होगा अगर U2 इज़ ग्रेटर देन UP। डेफिनेटली ये 20 है, ये 10 है, ये 20 जूल है, ये 10 जूल है, तो डेफिनेटली डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो सिस्टम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव है। अब आपने इस चीज़ को पूरे थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में याद रखना है कि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज का साइन नेगेटिव है तो एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय सिस्टम, और अगर डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। एम आई क्लियर टू यू? ओके। इसके साइन के बारे में बात करें तो बहुत सिंप्लीफाइड है। एनर्जी का साइन, एनर्जी के यूनिट्स के बारे में बात करें तो साइन तो हमने डिस्कस कर लिए। यूनिट्स के बारे में बात करें तो बहुत सिंप्लीफाइड है। CGS सिस्टम में इसको अर्ग्स के साथ लिखते हैं, और SI सिस्टम जाउल्स के साथ लिखते हैं। 1 जूल 10⁷ अर्ग्स के इक्वल होता है, आपको पता है। डेल्टा यू एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपको कल की वीडियो में डेफिनेशन में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या बताया था? बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब हमने कल की जो डेफिनेशंस हैं उसमें से 2 टर्म यूज़ कर ली। एक स्टेट फंक्शन वर्ड यूज़ कर लिया इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए, और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके। नोट, आइडियल गैसेस जो हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं। तो यानी कल बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
सो आइडियल गैसेस के लिए डेल्टा यू का जो वैल्यू है वो ज़ीरो होता है, यानी देर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस बिकॉज they are function of temperature, and in isothermal process temperature remain constant, so there is no change in internal energy in case of isothermal processes for ideal gases. वर्क के बारे में बात करते हैं। फिज़िक्स में आप पढ़ते हो कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे कार्डबोर्ड की डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, डिस्प्लेसमेंट हुई ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की वजह से हुई है। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो काम है इट्स ए मैकेनिकल वर्क। दो तरह के मैकेनिकल वर्क, दो तरह के काम हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है ईएमएफ इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। पर इतना बता दूं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन में रिएक्शंस के अंदर जो आयंस इन्वॉल्व होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, तो उस टाइम पे जो वर्क किया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। जैसे आपने ड्राई सेल्स का पता होगा, जो क्लॉक के अंदर डालते हैं, रिमोट के अंदर डालते हैं, तो उन सेल्स के अंदर केमिकल होते हैं, तो उनके अंदर आयंस होते हैं, तो उनकी वजह से सेल की ईएमएफ होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह के काम को इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हमें नहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यस 12th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। ये था इलेक्ट्रिकल वर्क। इसके बारे में हमने कुछ बताया नहीं ज़्यादा, हमने सिर्फ ये बताया कि काम दो तरह का हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल वर्क और दूसरा वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ओके, तो जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन, कंप्रेशन या प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल कंटेनर ले लिया है। इसके अंदर गैस है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A² सेंटीमीटर है। गैस के ऊपर यहाँ पे ये पिस्टन है, ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब इस पिस्टन की कोई रगड़ कंटेनर के साथ अगर लगे तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। इस गैस सिस्टम के अंदर गैस है, तो अगर ऊपर से बाहर से प्रेशर, ये सराउंडिंग्स है, ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है P, और हम जो प्रेशर गैस के अंदर जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है। अगर गैस का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, गैस एक्सपैंड करेगी, इज़ ए वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और ये जो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट होगी उसे DL के साथ लिखा जाएगा। वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेयर का
गैस के प्रेशर से ज़्यादा है तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और जो पिस्टन नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट डीएल होगी, तो गैस जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगी। इस वर्क ऑफ कंट्रैक्शन, इट्स अ वर्क ऑफ कंट्रैक्शन। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर, एक वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, एक वर्क ऑफ कंप्रेशन होता है। ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर का ए स्क्वायर सेंटीमीटर है। प्रेशर जो पिस्टन पे है वो पी है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है सराउंडिंग का वो स्लाइटली लेस है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। अगर गैस के अंदर प्रेशर कम है, ज़्यादा है, और बाहर प्रेशर कम है, तो गैस तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है वही पहलवान होता है, तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर देगी, तो गैस जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी। तो कितना डिस्टेंस गैस ने ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट डीएल सेंटीमीटर है। फोर्स किसके इक्वल होती है? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है। सो वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स किसके इक्वल है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया को फोर्स की वैल्यू में पुट कर दो, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स की बजाय यू कैन राइट P इंटू ए। दिस P इंटू ए is force into displacement. Now you know area into displacement, change in displacement, change in distance, which is very small. That is why I've written here small d. There will be small change in volume, that is dv. So area और dl का जो product है that is dv. So work is equal to pressure into dv is equation number 1. Got it? Okay. अब गैस चूँकि एक्सपेंड करी है तो उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो बाद में उसका वॉल्यूम कितना हो गया? V2। तो जो टोटल वर्क है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 की इंटीग्रेशन के साथ दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की इंटीग्रेशन में बताया गया था W इज इक्वल टू P इंटू डी वी। तो W इज इक्वल टू P इंटू डी वी इज़ ए स्मॉल वर्क। इसे आप डेल्टा से लिख सकते हैं। स्मॉल वर्क इज इक्वल टू P इंटू डी वी। इसकी आप इंटीग्रेशन कीजिएगा। इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं V1 टू V2 हैं, और इंटीग्रेशन हम P इंटू डी वी की कर रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेना। W इज इक्वल टू P इंटू इंटीग्रेशन डी वी की। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो टोटल वर्क, अब यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखा, W लिखा है। वो जो डेल्टा था वो स्मॉल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। हम लार्जर वैल्यू को वर्क की निकालना चाहते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ा था। सो W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 और इज इक्वल टू P डेल्टा V। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। देयरफॉर अगर एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज़्यादा है तो गैस कंट्रैक्ट करेगी, ये कंप्रेशन हो जाएगा। और अगर
एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से, गैस के प्रेशर से कम है, जैसे कि हमने ड्राइव किया तो गैस जो है एक्सपैंड करेगी। अगर गैस एक्सपैंड करती है तो पी डेल्टा वी के आगे नेगेटिव साइन लगाना है, इट्स अ वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और अगर गैस कंट्रैक्ट करती है तो इसके आगे हमने पॉजिटिव साइन लगाना है, ठीक है। तो साइन का आपने ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में, अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो नेगेटिव साइन, अगर वर्क ऑफ कंट्रैक्शन है तो पॉजिटिव साइन। वर्क के यूनिट्स आपको पता है, अर्ग्स सीजीएस में, जाउल एसआई में। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, 1 जाउल 1 न्यूटन इनटू मीटर के इक्वल है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है इनटू डिस्टेंस, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके। अब हम जो है गैस की एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, यानी कि गैस हमने आइडियल लेनी है, जहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ के आए हैं, पी विजिकल टू एनआरटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइसोथर्मल कल के लेक्चर में वीडियो में पढ़ा था, एक ऐसा प्रोसेस जिस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो स्मॉल चेंज इन वर्क, अगर हम एक्सपेंशन ही ले रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, P इंटू डी वी। इसकी हम टोटल वर्क निकालना है तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को इंटीग्रेशन के बाहर निकालिए, P इंटू डी वी, और वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम इनिशियल V1 है तो फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगा। P इज इक्वल टू NRT होता है, तो सिर्फ P की वैल्यू निकालनी है तो V NRT के नीचे चला जाएगा, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू नेगेटिव लिमिट्स V1 टू V2 NRT अपॉन V इंटू डी वी। N नंबर ऑफ मोल है कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, इट हैज़ टू बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। NRT has to be taken outside the integration sign, and negative sign indicate gas is expanding. अब हमारे पास आया W is equal to minus N number of mole of gas, R gas constant, T temperature, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स हैं V1 टू V2 हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू, ये 1 अपॉन V हमारे पास बच गया था इंटू डी वी। 1 अपॉन V इंटू डी वी या 1 अपॉन A इंटू डी ए की इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, यानी कि अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, या फाइनल वॉल्यूम अपॉन लो इनिशियल वॉल्यूम। ये जो ln है, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, नेगेटिव साइन है ही है यहाँ पे, 2.303 NRT, ln की जगह लॉग V2 अपॉन V1। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एक्सप्रेशन में V2 अपॉन V1 है, तो V1 अगर V2 के नीचे चला गया तो P2 P1 के नीचे आ जाएगा, यानी V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। देयरफॉर W इज इक्वल टू -2.303
nRT log P1 upon P2. So this is your work done for expansion by ideal gases for reversible process in isothermal processes. So we have proved work done in isothermal reversible expansion of ideal gas is equal to either minus 2.303 nRT log V2 upon V1 or is equal to minus 2.303 nRT log P1 upon P2. I'm sure this much of work is very clear to you. Clear? So, in case of any doubt, you can call me after 6:30 in the evening. By that time, my classes are over. Thank you very much. We call it a day. Love you all. Keep rocking. Thank you. Have a great day.